हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज इंटरनेशनल अफेयर्स पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर बात करनी है। खास तौर पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और उन्होंने सऊदी अरब में जीसीसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से उनको मिलना है और वो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से मिल चुके हैं। इस यूक्रेन जंग के दौरान उन मुल्कों का दौरा जिनको आमतौर पर अमेरिका का एलाई और दोस्त समझा जाता है, ये काफी अहम है। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जो इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने दुनिया को बहुत नजदीक से खुद ट्रेवल बहुत किया है, बहुत से मुल्कों को नजदीक से देखा है और वहां की हुकूमत और वहां की आवाम के जज्बात और बहुत सी चीजें आपको मालूम है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर के दौरे का क्या मतलब है? सऊदी अरब पहुंचने से पहले वो बहरीन भी मिले हैं फॉरेन मिनिस्टर से और वहां के अमीर से। आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है, ये बहुत क्लोज है पुतिन के। उनके खास माने जाते हैं। उनका जो इनर सर्कल है, इसमें बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, खासकर रशिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में, इसको बढ़ाने में इनका बहुत अहम रोल है। ये उस वक्त गल्फ रीजन का दौरा कर रहे हैं जब यूक्रेन का वार जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दूसरी बात, अमेरिका और इसके अलाइज रशिया पर एक तरफ जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस को लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो यूक्रेन की हुकूमत को हर तरफ मिलिट्री इमदाद भी दे रही है। लेकिन अब तक हमने देखा है जो गल्फ कंट्रीज हैं, बाय एंड लार्ज इस वार में वो न्यूट्रल रहे हैं। और जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, इन्होंने अभी तक उसके बारे में सपोर्ट नहीं किया। यहाँ सिर्फ यही कहा कि इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। मिस्टर लावरोव का ये जो विजिट है, ये सिर्फ एक तो ओपेक रिलेटेड मैटर्स के बारे में है, चूंकि सैंक्शंस लगाने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ये कोशिश कर रहे हैं जो उनकी डिपेंडेंस है फ्यूल, रशिया पर जो है फ्यूल, खासकर पेट्रोलियम या गैस या दूसरी चीजें, इसको कम करे। लेकिन काम करने के साथ साथ उनको दूसरे जराया से भी इसका, यानी कि उनके साथ कोई कंटैक्ट करना चाहे, कंट्रैक्ट करना चाहे, ताकि वो जो कंपनसेट कर सके जो कमी यहाँ से आ जाएगी, वो पूरा करने के लिए। अभी हमने ये भी देखा है, गल्फ कंट्रीज, खासकर ये 6 के 6 कंट्रीज हमेशा यूएस के स्ट्रॉन्ग एलाइज रहे हैं। हमेशा इन्होंने आमना सदकना की तरफ जो है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की मदद की। लेकिन अगर हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, ग्रेजुअली उनमें भी ये एक तब्दीली नजर आ रही है कि वो समझते हैं हमें टोटली जो है यूएस पर डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए। कि कई मौके पर जैसे उनको लग रहा था कि यूएस उनकी पूरी मदद करेगा, यूएस के अपने इंटरेस्ट्स है, यूएस अपने तरीके से भी पॉलिसी चलाना चाहता है। वो इनको उस वक्त उन्होंने इग्नोर किया जो इनके, उनको लग रहा था गल्फ कंट्रीज को उनके इंटरेस्ट है। अब वो क्या करें। दूसरी बात, खासकर सऊदी अरबिया के साथ बाइडेन, प्रेसिडेंट बाइडेन को क्राउन प्रिंस के साथ भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप को थे। उसको पर्सनल रिलेशन थी, उसकी जो डॉटर और सन इन लॉ वो इसके बहुत क्लोज है। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि बैलेंस, यानी कि जो कंटैक्ट से कोऑपरेशन है, टाइज में एक बैलेंस कायम किया जाए। चाइना के साथ भी सऊदी अरब बहुत क्लोज हो रहा है
और इसके साथ साथ सोवियत यूनियन के साथ भी वो अपने जो है कांटेक्ट न सिर्फ बराबर रखना चाहता है, बल्कि उसको बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम्म। और लेकिन रशिया के साथ बहुत सारे मसाइल भी है। ईरानियन न्यूक्लियर डील एक बहुत बड़ा मसला है, हौतीज का मसला है, सीरिया में जो हो रहा था, जिस तरीके से रशिया ने कंप्लीट और टोटल सपोर्ट बशर अल असद हुकूमत को दिया, बिगिनिंग में उसमें गल्फ में नाराजगी, लेकिन बाय एंड लार्ज अब गल्फ कंट्रीज भी इस नतीजे पर पहुंच गए कि हमें सीरिया की प्रेजेंट रजीम को बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट करना चाहे, उसके साथ अगर ज्यादा स्ट्रांग और वार्म रिलेशन ना रखे, एटलीस्ट डिप्लोमेटिक टाइज रखे, जहां पर एक शुरुआत भी हुई है इस सिलसिले में भी। हम्म। ये बहुत सारी चीजें हैं। ओपेक के महाज कर पेट्रोलियम के मामले में शायद इनको ये एश्योरेंस दी गई है, क्योंकि उन्होंने भी अरब कंट्रीज को कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं की, वेस्टर्न अच्छा। कंट्रीज। जी जी, बस अभी 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 एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि रूस का तेल अमेरिका तक पहुंच रहा है। हमारे इंडिया के रिलायंस वाले खरीद रहे हैं सस्ता और अमेरिका तक पहुंचा रहे हैं। और एक और भी खबर है कि खुद यूक्रेन के रास्ते से ही रूस का तेल गैस यूरोपियन मुल्कों को जा रहा है। तो ये वॉर टाइम में जो बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें होती हैं। आपने बहुत सी चीजें नजदीक से देखी हैं, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आपने देखा, कल मैंने एक और देखा है कि हंगरी को उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है, हम्म। क्योंकि उसके जो फ्यूल क्राइसिस के ताकि वो दे। ऐसे ही इनको पता है, यूरोप को खासकर ये इल्म है, आजकल यूरोपियन सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमी जो है बुरी तरह इफेक्ट हुई है इस वार की वजह से भी। इसी वजह से वहां पर न सिर्फ फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, वहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज की जो है इकोनॉमी सफर किया उनके, क्योंकि वार में डायरेक्टली अगर नहीं है, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है। फाइनेंशियली वो मदद कर रहे हैं, उसको मिलिटरली मदद कर रहे हैं, और ये वार ऐसा है जो उनकी इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। अब ये भी है, सैंक्शंस तो लगाए, लेकिन सैंक्शंस के अंडर दी सैंक्शंस सारा कुछ हो रहा है, वो सारे जो खासकर जिनकी उनकी जरूरत है फ्यूल की, वो इस पर इतने संजीदा नहीं है। यही एक वजह है, अमेरिका को भी ये एहसास है कि जो, चूंकि एक बात और है कि रशिया ने कहा कि वो जो फ्यूल जो ऑयल या इसके अलावा गुंदम या दूसरी चीजें जो, रशिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, हम्म। उसको वो सस्ते दामों में बेचे। अभी उन्होंने श्रीलंका में जो क्राइसिस है, उनको कहा कि हम आपको सस्ते दामों में देंगे ऑयल। इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज भी ये बेनिफिट उठाना चाहते हैं, और ये इनको पता है, ऐसी बात नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज को ये पता नहीं है कि कौन कंट्री कहाँ से लेती है, क्योंकि शिप मूवमेंट जो होती है या जहाँ से जाता है, ये उनको भी इसका फायदा होता है। हम्म। इस मामले में वो आंखें मूंद लेते हैं। अच्छा और अच्छा अच्छा, एक चीज, क्या लावरोव की सऊदी अरब की विजिट, जीसीसी मुल्कों की विजिट, क्या इसको कहीं इसी महीने जून के आखिर में ऐसी खबरें हैं कि जो बाइडन को सऊदी अरब और इजराइल का दौरा करना है? शायद इस बीच में कोई यमन के सीज फायर के एक्सटेंशन की बात भी है, जो आज उसकी तारीख खत्म होने वाली, कल तक बात कुछ फाइनल नहीं हो पाई थी। तो क्या अम, अमेरिका के एलाइज जो मुल्क समझे जाते हैं, उनको रूस अपनी तरफ किसी तरह से खींचने की कोशिश कर रहा है? क्या है जो बाइडेन की विजिट से पहले जो ये अब हुआ है, ये क्या इसको कहीं उससे जोड़ करके देखते हैं आप? देखिए, दोनों चीजें हैं। ये अमेरिका को भी ऐसा, अगर आप देखेंगे जीसीसी में भी किसी किस्म का बहुत इख्तिलाफ आते हैं। हम्म। कतार और ओमान जो है वो ईरान के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात के पैरवी कर रहे हैं।
इसमें 3 ही कंट्रीज है जिसमें यूएई, बहरीन और सऊदी अरबिया है, जिनको ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ज्यादा खदशात है। दूसरी तरफ आजकल यूएस फिर प्रेशर डाल रहा है सऊदी अरब पर कि वो इजराइल के साथ कोई एग्रीमेंट करे, जिसका जो इंकशाफ हाल ही 2 दिन पहले इजराइल के गवर्नमेंट ने भी किया कि एक बड़ी खबर आने वाली है इस सिलसिले में। क्योंकि सऊदी अरब का जो एक लॉबी जो है वो नहीं चाहते हैं कि प्रेजेंट सर्कमस्टांस में जिस तरीके से इजराइल ने रिसेंटली फलस्तीन के लोगों पर जो किया या अलास्का पर ये जो वहां अंदर दाखिल हुए, या अभी एक जो है सेटलमेंट जो है अरब बदून की, उसको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर उसको डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी तरीके से वहां पर भी एक हेजिटेशन है कि ओपनली नहीं करेंगे अभी तक। लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये जो है ये एक किस्म के दोहरा किस्म का खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ वो फलस्तीन के इलाके में अपना डिप्लोमेटिक मिशन को भी बनाने की एक कंसेशन, वो जो उनको भी एक कंसेशन देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना स्ट्रांगली जिस जो एक्सपेक्टेशन थे बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरीके से वो हैंडल करे इजराइल को, वो नहीं हो रहा है। बाय एंड लार्ज वही पॉलिसी है जो ट्रंप इजराइल के सिलसिले में कर रहा है। अब ऑलरेडी बहरीन ने तो उनके साथ ताल्लुकात किए हैं, ओमान ने भी किए हैं, यूएई ने भी किए हैं। उसके साथ अब सऊदी अरब ही एक वाहिद कंट्री है जो अभी भी शाय अवे कर रहा है इन ताल्लुकात को कायम करने में। हो सकता है अगर, लेकिन ये आप बात जहन में रखिए कि शिफ्ट हो रहे हैं वो अभी ग्रेजुअली। अभी अभी ओमान ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है लेकिन अभी। वो तो हाँ, अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो तो विजिट पिजिट जो सारे विजिट आ हाँ, गए, तो उससे बिल्कुल, एक किस्म की बिल्कुल, अनऑफिशियल रिकॉग्निशन सूडान ठीक। ने किया है, बाकी अनऑफिशियल वो एक जो शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट जो है वो हो रही है। ये अगर आपने देखा, 3 दिन पहले सऊदी किंग सलमान ने कहा कि हमारी जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ, and China is a major exporter to Saudi Arab and Gulf countries। तो चीजें सारा कुछ जो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी, अगर आपको कोई चीज 10 रुपये के बजाय, यही रशियन ऑयल का भी मसला है, अगर वो $90 के बजाय $60 आपको देगा तो ऑयल क्यों नहीं लो। वो इस अ- पर ये चल रहा है। अब दूसरी बात जो है, जो इसके लिए बड़ा चैलेंज है रशियन फॉरेन मिनिस्टर के लिए, एक ईरानियन, क्योंकि हमेशा रशिया ईरानियन न्यूक्लियर डील के बारे में ईरान का जो मौकफ है, बार बार उसने चाइना के साथ इसको मिलकर उसको सपोर्ट किया, ईरान के। अब ये देखना है उनके विजिट में डेफिनेटली ये मसला आ जाएगा, और यमन का मसला, इसमें भी आप देखिए दो तरफ की चीजें हो रही है। यमन में जैसे आपने कहा सीज फायर है, बातचीत का सिलसिला कुछ आगे बढ़ा है, इसी वजह से पुराने ये मिस्टर हादी को निकाला गया, एक नई सिस्टम को बनाया गया, और पिछले 1 महीने के अंदर कोई बड़ा वाक़ा पेश नहीं आया। यहाँ तक कि एक कमर्शियल फ्लाइट जो है सना एयरपोर्ट से ओमान के लिए भी गई। ये एक दिखा रहा है वहां भी एक चेंज है। दूसरी बात जो है, कहीं ना कहीं सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में कहा, जो ईरान के साथ वो शायद मिलने जा रहा है उससे इसी महीने, शायद इराक में उनके दरमियान मुलाकात हो सकती है, जो इसका भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ग्राउंड वर्क इसके लिए की गई है।
अच्छा शेख साहब, इस पूरे इलाके पर अगर जब नजर डालते हैं तो वो दो अलग अलग नजरिए हैं जो अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं। अभी तकरीबन 10 दिन पहले इराक की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था कि इजराइल से ताल्लुकात रखना, ताल्लुकात के लिए एडवोकेसी करना, वो मौत की सजा भी हो सकती है, उसमें जुर्म है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो क्राइम। अभी हूथियों की जो सरकार है, नेशनल साल्वेशन सरकार यमन की, वहां से भी ऐसी खबर आ रही है कि वहां की पार्लियामेंट भी ऐसा कानून बहुत जल्दी पास करने जा रही है। तो ये जो एक तरह से प्रो इजराइल, एंटी इजराइल, ये जो दो लॉबीज इस पूरे इलाके में डेवलप हो रही हैं, उसका आगे फ्यूचर क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, हमने ये देखना है, सबसे बड़ी बात ये जो है, जो भी कंट्री इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, उस वक्त ये उनका ये होता है कि हम चाहते हैं अब्राहम अकॉर्ड या जो ओस्लो अकॉर्ड है या पुराने जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हर कोई ये कहता है कि टू स्टेट फार्मूला है, और उस वक्त इसराइल भी इनका ये इंडोर्स करता है। लेकिन जब ये ताल्लुकात रेस्टोर होते हैं, उसके बाद उनकी जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव पॉलिसी में कोई कभी नहीं है। अभी देखिए, 4 दिन पहले टर्की का वजीर खारिजा वहां गया। एक तरफ वो स्ट्रांगली कहते थे, कुछ कुछ देर के लिए उन्होंने ताल्लुकात को मुंतकद भी किया। 5 दिन पहले गए और इसके बाद ये हालात वहां पर हुए। और यही और 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 तुर्की तुर्की भी जो रीजनिंग दी है तुर्की ने, वो ये कहा है कि अच्छे ताल्लुकात होंगे तो फिलिस्तीन का मसला हल कराया जा सकता है। क्या अभी तकरीबन तक इसी। कुछ हुआ है, यही मेरा मतलब है। अभी दो और दूसरी तरफ अभी इजराइल। 2 दिन पहले आपने देखा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यूएई के साथ हुआ है। जी जी। क्या इनको जो जो हम देखें, चलिए हम शुरू करेंगे अब्राहम अकॉर्ड के बाद, कौन सी यानी कि डेवलपमेंट हुई है, कौन सी प्रोग्रेस हुई है टू फाइंड सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम। हालांकि उसमें पैलेस्टीनियन लोगों को भी, इनफैक्ट जो है अल फतह जो प्रेसिडेंट अब्बास, उसको भी रिजर्वेशंस है उस अकॉर्ड के बारे में। लेकिन क्या एक स्टेप लिया गया? बराबर जो है न्यू सेटलमेंट्स हो रहे हैं, एग्रेशन है। आप ये भी कहते हैं अलास्का मास्क पर जो है, अक्सा मास्क पर जो है, इनका जो है दावा बोल रहे हैं हर दिन, इनको फ्राइडे प्रेयर्स के दरमियान है। बच्चों का अभी अल जजीरा चैनल की जो है रिपोर्टर है, वो उस पर भी एक रिपोर्ट आया है, इसको भी दानिस्ता तौर पर इसको हमला, अब औरतों पर हमला किया जाता है। क्या किसी ने ये भी इसको कहा है इसको स्टॉप कीजिए? चलिए ह्यूमन राइट्स इशू पर ही जो है, वहां के लोगों की जो जिंदगी यानी कि काफिया उनका तंग किया है, उस पर किसी किस्म के, लेकिन वो करते हैं एक एक करके, सारे कंट्रीज कर रहे हैं। अब इंडोनेशिया के बारे में भी ये चल रहा है कि वो शायद ये भी करेंगे, वो करेंगे अल्टीमेटली। फलस्तीन के, जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार कहा, इस इशू को दफन किया खासकर अरब कंट्रीज ने मिलकर, किसी ने पहले, किसी ने बाद में, और अब हालात यहाँ तक वो पहुंच गए, ना उनको लिए कोई बात भी नहीं करता है। ये कैंप डेविड से कुछ शुरू हुआ, जॉर्डन पीएलओ। और इजिप्ट ने दी रिकॉग्निशन दी इसराइल को। उसके बाद ये कंटिन्यूसली मोरक्को आ गए, दूसरे कंट्रीज आ गए, और हर कंट्री यके बाद गिरे इसको रिकॉग्निशन दे रही है, लेकिन इन रिटर्न कुछ नहीं मिल हम्म। अभी रहा। अभी शेख साहब, पिछले हफ्ते ही नफ्ताली बेनेट जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा कैबिनेट में ये बयान दिया था कि मस्जिद अल अक्सा को के जो इंतजामात हैं वो हम खुद देखेंगे, गैर मुल्की हमें मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हालांकि जॉर्डन के जॉर्डन शाह उसकी को, जॉर्डन स्टेट को उसका मुतवल्ली कहा जाता है। अब पिछले कई साल से इजराइल टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोलता, उसे दोहराता ही नहीं है। इसके बावजूद जब जहां टू स्टेट सॉल्यूशन की बात को भी किल किया जा रहा है, यरूशलेम को अमेरिका ने राजधानी मान लिया, एम्बेसी वहां पर खोल ली,
अब शेख जर्रा में जो बहुत ही मुख्तसर कम लोग रह गए हैं अरब, उनको भी निकालने की तैयारी है। तो इस सब के बीच में जो ये रेजिस्टेंस वाली पावर है, उसको आप कितना कितना मतलब क्रेडिबल मानते हैं? कितना वो कोई मजबूती से क्या वाकई जवाब दे पाएंगे? अभी मई में जो जंग हुई थी वो हमारे सामने है। देखिए, रेजिस्टेंस रहेगी हमेशा, क्योंकि जहाँ भी सप्रेशन होता है, जहाँ भी उनके राइट्स, जो उनके लीगल राइट्स है, एक तबका जो रहता है, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहते हैं, उस जो पैलेस्टीनियन के है दूसरे, वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन ग्रेजुअली जो हमें देखना है इंटरनेशनल लेवल पर इसका ये क्या हो रहा है। इनको बहुत सारे कंट्रीज ने, इवन हामस या आप देखेंगे लबनान के ग्रुप को, जो हिजबुल्लाह को, उनको टेररिस्ट भी कहते हैं। हम्म। उनको हर तरफ के उन पर जो है दबाव डाला जाता है, स्क्यूज उनके फंड्स किए जाते हैं, उनको रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। रेजिस्टेंस में उस एक टाइम था जब तमाम अरब कंट्रीज जो थे वो अल फतह को, यासिर अरफात की जमात को हर किस्म का न सिर्फ माली मदद कर रहे थे, बल्कि उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी पेश कर रहे थे। अब उसमें भी तीन चार ग्रुप्स हो गए हैं। अब एक ग्रुप सिर्फ ये जो गाजा, हालांकि इनके कुछ सपोर्टर्स जो है हमस के एक अच्छी खासी तादाद वेस्ट बैंक में भी है, लेकिन मेनली गाजा में ही ये रही। उनका वो रहेगी हमेशा। लेकिन साथ साथ जो फोर्सेस, जो कंट्रीज सबसे ज्यादा दबाव इजराइल पर डालने के उनका कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वो ग्रेजुअली उसमें जो है लचक दिखा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। वो उस फोर्स से फलस्तीनियन काज को नहीं प्रोजेक्ट करते हैं जैसे पहले किया जाता। हर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, हर एक फोरा में, चाहे यूएन है, इस काज को नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती। अब वो बात नहीं रही। अब पहले जो लोग इसके मेन सपोर्टर्स अरब ही, उन्होंने ही इस पर, यानी कि वो कहते हैं जैसे है, बंद किए, फंड्स किए, एक्सेप्ट कतर या कुछ कंट्रीज जो है जो अभी भी कुछ न कुछ फंड्स देते हैं। बाकी किसने क्या? अब हर एक कंट्री, जैसे टर्की के बारे में हम कहते हैं बड़ा ये आज से सबसे पहले उसी ने शुरू किया, इनके साथ एक इंटरसेक्शन था। वो डबल गेम खेल रहा है उस लिहाज से। वो अमेरिका को भी खुश करता है, कभी कभी कर दिखाता है, रशिया के साथ भी है या दूसरों के साथ भी है। वो अब उसने अपने दूसरे सारे दरवाजे खुले रखे। जब उनसे नाराजगी होती है, उनसे कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन की डील होती है, या नाटो के बारे में, या यूरोपियन यूनियन में उसमें एंट्री के बारे में, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। हाँ, तो ये चीजें नहीं चलती है। हाँ। स्टैंड एक होना चाहिए। जैसे मसलन ईरान का कलर है, क्लियर है, आप उसको कीजिए, ये मेन प्रॉब्लम है, आप कीजिए। कुछ अब दो चार कंट्रीज ही रहे जो इस स्टैंड पर कायम, हर एक रखते हैं, चाहे अब डीएल ऊपर से हो। अभी देखिए आपके पाकिस्तान का जो है अनऑफिशियल डेलीगेशन, वो जो जो पाकिस्तानी ओरिजिन लोग हैं, उनका डेलीगेशन भी गया था, और उसके मेंबर ने कहा, जो इसकी लीडर थी, अनायला शायद नाम था हाँ। उसका, उसने यही कहा कि पीटीआई गवर्नमेंट, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया जाने की, जिसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन का जो एंकर है उसको भी शामिल किया। ये ऐसे ही होता है, पहले आप अनऑफिशियल डेलीगेशन भेजते हैं, फिर कोई और किसी मीटिंग में मुलाकात होती। मुझे याद है 93 में मैं गया था, नरसिम्हा राव थे, फ्रांस गए थे। उस वक्त इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे, 92 की शायद बात थी। इज़राइल के याजक, क्या नाम है उसका मुझे याद, याजक राबिन। याजक राबिन, वो भी वहां पर था, एक ही होटल में थे। तो कहीं से खबर आई
कि शायद इनकी मुलाकात हुई, और सारे जो डेलीगेशन में मीडिया मेंबर्स हैं, इतना हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे हो, इसके बाद ही कुछ दिन के बाद ही ये हुआ शायद इसकी ये, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, इसका डिनायल भी आया। लेकिन उस वक्त ये थी, यानी कि उनके साथ मिलना भी जो है एक बड़ी खबर बन जाती थी, एक जी, बहुत ये था, पॉलिसी शिफ्ट हुआ माना जाता था। लेकिन आजकल कौन इस चीजों को ये मिलते जी, हैं, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट डेलीगेशन जाते हैं, गुडविल डेलीगेशन, वो जो कहते हैं बैन मजहबी जी। ताल्लुकात इंटरफेथ के जरिए ये शुरू शुरू करके इसकी लेवल बढ़ जाती है। हालांकि एक चीज मुझे समझ में नहीं है, इजराइल एक छोटी कंट्री है, हुँ, इसका साथ क्या कितना आप एक्सपेंड कर सको, हुँ, हुँ, इसका जो टोटल ट्रेड या जो जो कहते हैं 4 4 बिलियन 5 बिलियन इतना ही है। ये कोई बड़ी कंट्री चाइना या अमेरिका की तरह या जर्मन की तरह नहीं है, जहां आप बायलैटरल ट्रेड आप 50 बिलियन 100 बिलियन तक पहुंचाओगे। चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 600 बिलियन डॉलर से, वो लेवल ही नहीं। जी, लेकिन ये एक बन गया है, इसकी एग्जिस्टेंस को क्रेडिबिलिटी देना, इसको ये इनसे मनवाना, ये वेस्टर्न कंट्रीज का एजेंडा है और वो करके ही रहेंगे इसको। हुँ, और जी, इसमें सारे कंट्रीज जो है ग्रेजुअली अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। कोई पहले, किसी ने पहले किया, किसी ने बाद में किया, ग्रेजुअली एवरीबॉडी इज फॉलोइंग इन लाइन। हुँ, हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपने इज़राइल-फ़िलिस्तीन मामले की बहुत ही गहराई से बताया और ये बताया कि ये सब एक के बाद एक सभी उसी क्लब में शामिल हो रहे हैं जो इज़राइल से ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं। सिर्फ़ कुछ ही मुल्क हैं, ईरान और कुछ 2-3 मुल्क हैं जिनकी पोज़ीशन अपनी क्लियर है और वो अपनी बात जिस बात पर वो अब से पहले थे वो आज भी उसी पर हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट के बारे में भी आपने बताया कि वो एक तरह से डबल गेम और सबको खुश रखने के लिए, सारे दरवाजे खुले रखने के लिए आपने बताई कि वो ऐसी हकीकत है। तो ये आम तौर पर जो आम लोग हैं वो बेचारे ये समझते रहते हैं कि शायद ये हमारा लीडर होगा और अब रजब तैयब अर्दगान के बारे में तो खिलाफत उस्मानिया वापस लाने की बातें भी कभी-कभी लोग कर लेते हैं। वो लेकिन बिगिनिंग में वो किया, हाँ, अब उसके जो उस अब उसको भी समझ में आया है कि जो पिछले 3-4 साल से उसकी जो करेंसी में इतनी डेप्रिसिएशन आई है। हुँ, अभी जो पहले जो उसने स्टैंड लिया था सऊदी अरब के खिलाफ या अरब को, अब वही अर्दोगान हाल ही में जी, सऊदी अरब भी गया, वहाँ उनके साथ डील की, जो खशोगी का जो मसला था, इस केस को बंद किया, वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया है यहाँ पर। उसके अलावा यूएई के साथ भी उसने किया, ताकि जो उसको इकोनॉमी को दचका लगा, वो कहीं न कहीं इसको रिकवर करने की कोशिश है। आइडियल्स और आइडियोलॉजीज़ ने बैक सीट ली है, और यही उसमें जो है, और थोड़ा बहुत वो अपने जो है अपने उसने अपने ओपोनेंट्स को भी, यानी कि उसके बारे में भी वो हार्श रहा है। हुँ, लेकिन ये है अल्टीमेटली सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करते हैं, दे मेक यू टर्न्स। हुँ, ये हुँ, पॉलिटिशियन का हमेशा यही रोल होता है। बिल्कुल, वो कभी भी एक पर स्टिक नहीं, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो प्रिंसिपल्ड हुँ, पर्सन्स बिल होते हैं, पॉलिटिशियंस। बिल्कुल, बिल्कुल और अगले साल 2023 में उनको इलेक्शन का भी सामना है। उससे पहले शायद वो कुछ हालात बेहतर करना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक़्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक जय यू। भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।